हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। यदि सिलेबस की बात की जाए तो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 में आप सभी से कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके सारे जो टॉपिक हैं उसको आप 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो है जैविक खेती की अवधारणा, केचुआ खाद और गोबर खाद। और इससे जो प्रश्न मैंने बनाया है वो प्रश्न है कि जैविक खेती की अवधारणा पर प्रकाश डालें तथा झारखंड राज्य के मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए केचुआ खाद और गोबर खाद का प्रयोग किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है, विस्तार से वर्णन करें। तो यानी कि जो केचुआ खाद है या गोबर खाद है, इसका अगर प्रयोग किया जा रहा है मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में बतानी है। और क्या करना है, जैविक खेती की अवधारणा पर प्रकाश डालना है। लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैविक खेती के लिए, लेकिन यहाँ मेंशन किया हुआ है किताब में आपको जैविक खेती की अवधारणा बतानी है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जब मैंने उत्तर लिखा है तो इस प्रश्न के मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने ये लिखा है कि जैविक खेती के बारे में थोड़ा मैंने बताया है और फिर इस जैविक खेती की अवधारणा मैंने बताई है। फिर केचुआ खाद और गोबर खाद को बताते हुए उसका क्या उपयोगिता है, किस तरीके से उसको प्रयोग में लाया जाएगा या किस तरीके से वो अपना प्रभाव डालेगा, क्या महत्व है उसका, क्या लाभ है। और उसी में मैंने थोड़ा जैविक खेती को भी बार बार थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और फिर लास्ट में मैंने निष्कर्ष को लिखा है। तो इसके आंसर को इस तरीके से मैंने लिखा। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका के बारे में जानते हैं। भूमिका, 1 मिनट एक काम कर, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका के बारे में जानते हैं। देखिए भूमिका में क्या है, जैविक खेती फसल और पशुधन उत्पादन की एक विधि है। क्या है, जैविक खेती फसल और पशुधन के उत्पादन की एक विधि है जिसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, उर्वरकों, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, एंटीबायोटिक्स और वृद्धि हार्मोन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। और ये एक इस तरीके से एक प्रणाली है जिसके आधार पे उन्नत कृषि की जा सकती है और बिना पर्यावरण को ह्रास किए हुए, बिना मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास किए हुए और प्रकृति के काफ़ी अनुकूल होती है ये जैविक खेती। देखिए अब क्या है, अगला लाइन जो है वो है इसमें एंटीबायोटिक्स और वृद्धि हार्मोन का तो उपयोग नहीं किया जाता है। और फिर जैविक उत्पादन, जो जैविक कृषि से जो उत्पादन होता है, तो जो जैविक उत्पादन है वो एक समग्र प्रणाली है जिसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविध समुदायों की उत्पादकता और फिटनेस को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें मिट्टी के जीव, पौधे, पशुधन और लोग इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे जैविक खेती की अवधारणा के बारे में। आपको अवधारणा जाननी है, ठीक है ना। और देखिए क्या है, विश्व को जैविक खेती भारत की ही देन है और जैविक खेती की प्रमुख अवधारणा जो है वो निम्न है। किस तरीके से है, अब देखिए यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा चीज़ों को आसान कर दिया है और आपको ये पता चलेगा कि अवधारणा में आपको क्या क्या पढ़नी है। तो जैविक खेती की अवधारणा, इसमें क्या है, ये प्रकृति के बहुत करीब होता है, बहुत नज़दीक होता है, प्रकृति के सबसे नज़दीक है ये। फिर मृदा उर्वरता का ये संरक्षण करता है, मिट्टी के उर्वरक क्षमता जो है उसका संरक्षण करता है। ऐसा नहीं है कि अगर जैविक खेती अगर की जा रही है तो उससे मिट्टी के जो तत्व हैं वो प्रभावित होंगे या उसका कुछ ना कुछ ह्रास होगा। जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में अगर उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा हो या कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा हो तो उससे मृदा के, अगर रासायनिक उर्वरक का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास होता है। लेकिन अगर जैविक खेती के माध्यम से अगर कृषि के कार्य किए जा रहे हैं तो मृदा पोषक तत्वों में ह्रास नहीं होता है। तो ये प्रकृति के बहुत ही अनुकूल होता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में पौधे के पोषण के लिए जल की अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है जैविक खेती में।
यानी कि जल का भी बचाव होता है, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये काफ़ी अनुकूल होता है कृषि के कार्य के लिए। अब देखिए क्या अवधारणा को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्या है। तो जैविक खेती चूँकि अधिक बाह्य उत्पादन उपयोग पर आश्रित नहीं है, इसके पोषण के लिए जल की आवश्यक मात्रा भी वांछित नहीं है, बहुत ज़्यादा जल नहीं लगता है। इस कारण से यह प्रकृति के सबसे नज़दीक है और प्रकृति ही इसका आदर्श है। ये एक अवधारणा का ये पहली अवधारणा है। फिर दूसरा क्या है, पूरी विद्या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य व उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जानकारी पर आधारित होने के कारण इससे न तो मृदा जनित तत्वों का दोहन होता है और न ही मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है। ये जो पूरी विद्या है ये जैविक खेती की, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य और उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जानकारी पर आधारित होता है। और यही कारण है कि इससे जो मृदा का जो पोषक तत्व है वो प्रभावित नहीं होता है, उसका ह्रास नहीं होता है। तो मृदा के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल है। फिर पूरी प्रक्रिया में मिट्टी के जीवंत अंश हैं। फिर मृदा में रहने वाले सभी जीव रूप मतलब जितने भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो पोषक तत्व की तरह काम करते हैं और पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो मृदा में रहने वाले जीव रूप इसकी उर्वरता के प्रमुख अंग हैं और सतत उर्वरक संरक्षण में योगदान ये करते हैं। अतः इनकी सुरक्षा और पोषण किसी भी कीमत पर आवश्यक है। जो मृदा के जो ऐसे बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिसका आवश्यकता होता है पोषक पौधे के पोषण के लिए, तो उनको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैविक खेती जो है उनको बनाए रखने में, उनको और भी ज़्यादा एक्टिव करने में काफ़ी हेल्प करता है। पूरी प्रक्रिया में मृदा पर्यावरण संरक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मृदा के पर्यावरण का संरक्षण करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग खेती कर रहे, भूमि जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा संसाधन है और उसका उपयोग इस तरीके से करना है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसी तरीके से लाभ ले जिस तरीके से हम ले रहे हैं या हमारे पूर्वज लेते आ रहे हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोगों को सोचना है। ऐसा नहीं है कि जो अगर भूमि है उसका उपयोग हम लोग अभी इस तरीके से कर लें कि आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो या फिर हमारा जो मिट्टी है वो उसकी उर्वरक क्षमता जो वो ख़त्म हो जाए। तो उसके पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जैविक खेती की जाए। तो अब हम लोग जानेंगे थोड़ा केंचुआ खाद के बारे में, जैसे प्रश्न का डिमांड है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि में केंचुआ खाद का उपयोग एवं महत्व। तो मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए केंचुआ खाद का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा केंचुआ खाद का, और फिर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या क्या महत्व है, क्या लाभ है इसका, चलिए हम लोग जानते हैं। जीवाश्म खादों में वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो जीवाश्म खादों में वर्मी कंपोस्ट का विशिष्ट स्थान होता है क्योंकि इसे तैयार करने की विधि सरल एवं गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। पूरे विश्व में केंचुए की लगभग, माफ़ कीजिएगा यहाँ विश्व नहीं होगा, यहाँ भारत होगा, ठीक है ना। जिनको मैंने नोट्स दिया है वो लोग इसको करेक्ट कर लें। तो पूरे भारत में केंचुए की लगभग 509 प्रजाति जो है वो उपलब्ध है। केंचुओं के द्वारा निकला हुआ गोबर, घास फूस, कचरा आदि कार्बनिक पदार्थ इनके पाचन तंत्र से पिसी हुई अवस्था में बाहर आते हैं और इसी को केंचुआ खाद कहते हैं। देखिए, केंचुआ होता है वो गोबर को खाता है, घास फूस को खाता है, कचरा खाता है और बहुत सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिसका वो सेवन करता है। और जब उनको खाने के बाद उनके पाचन तंत्र से वो पिसी हुई अवस्था में वो बाहर आता है, वो पीस करके बाहर आता है, उसको ही केंचुआ खाद कहते हैं, ठीक है ना। केंचुआ खाद जल में घुलनशील पोषक तत्वों से युक्त होता है। केंचुआ जो है वो जल में जो मतलब ये ऐसे पोषक तत्वों से वो बना हुआ है जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील होगा तो पौधे जो हैं उसको सही तरीके से वो अपने पोषण के रूप में उसको ले सकेंगे, पोषक तत्व के रूप में। तो जल में घुलनशील पोषक तत्वों से ये युक्त होता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद और मृदा के अनुकूलक है जो पौधों के द्वारा अपेक्षाकृत आसानी से अवशोषित किए जाते हैं। तो जो पोषक तत्व इसके खाद में होता है केंचुआ के द्वारा जो उनका पाचन तंत्र से जो निकलता है,
तो जो खाद के रूप में इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो ये मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सही होता है, अनुकूल होता है, पौधों के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के जल में आसानी से इसके पोषक तत्व घुल जाते हैं और जिसको ग्रहण करके पौधे जो हैं अपना विकास करते हैं, अपना वृद्धि करते हैं और अपने पोषक तत्व को लेते हैं। चूँकि केंचुए साधारण रूप में खनिजों को पीस करके समान रूप से मिश्रित करते हैं, पौधों को उन्हें प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता है, तो बहुत ही आसानी से वो ले लेते हैं न्यूनतम प्रयास से ही। केंचुए के पाचन तंत्र अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जो कुछ प्रजातियों के सूक्ष्म जीवों को पनपने देते हैं और इस तरह पौधों के लिए जीवित मृदा का वातावरण बन जाता है। मृदा का अंश जो केंचुए के पाचन तंत्र से होकर गुजरा है, मतलब मिट्टी का वो अंश जो केंचुए के पाचन तंत्र से होकर गुजरता है, उसे ड्रिलोस्फीयर कहा जाता है। केंचुआ खाद बनाने के लिए छायादार और नम वातावरण की आवश्यकता होती है। बहुत अगर तेज़ धूप पड़ती है तो उसकी नमी चली जाती है और जिस कारण से केंचुआ खाद बनाने में समस्या आती है। तो केंचुआ खाद उसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर नम वातावरण हो और छायादार जगह हो। घने छायादार पेड़ के नीचे या हवादार फूस के छप्पर के नीचे केंचुआ खाद बनाना चाहिए। नम वातावरण में केंचुआ की बढ़वार शीघ्रता से होती है, यानी कि जो केंचुआ होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। अगर कोई नम वातावरण में केंचुआ खाद बनाए जा रहे हैं तो केंचुए तेजी से बढ़ते हैं। और स्थान के चुनाव के समय उचित जल निकास और पानी की समुचित व्यवस्था का विशेष ध्यान देना होगा। और जहाँ पर केंचुआ खाद बनाया जा रहा है वहाँ पर नमी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि नमी हमेशा रहे और साथ में जल का निकासी भी सही तरीके से, या जितना मात्रा में जल की आवश्यकता है वो सभी सही समय पे मिलते रहे। केंचुआ खाद के गड्ढे को कार्बनिक वनस्पति अपशिष्ट, गोबर आदि से अलग अलग परतों में भरे जाते हैं। उसको एक तरीके से उसका एक मैं किसी क्लास में इसको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से किस तरीके से केंचुआ खाद बनाया जाता है। यहाँ तो थोड़ा आंसर लिखने में थोड़ा शॉर्ट में लिखना था तो मैंने थोड़ी बहुत विधि का यहाँ मैंने मेंशन किया है। देखिए, केंचुआ खाद के गड्ढे से कार्बनिक वनस्पति विशिष्ट अपशिष्ट, मतलब कार्बनिक वनस्पति का जो अपशिष्ट होता है वो, गोबर, इसको अलग अलग परतों में भरा जाता है। 1 माह के बाद ढेर को हाथों या लोहे के पंजे की सहायता से धीरे धीरे पलटना चाहिए। जब 1 माह बीत जाए तो उसको हाथों के द्वारा या फिर लोहे के कोई औजार हो उसके द्वारा उसको धीरे धीरे पलटना, नहीं तो केंचुआ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो मर जाएंगे। तो उसको धीरे धीरे पलटना होता है। फिर क्या होगा कि पीट में 40% नमी बनाए रखने के लिए, जिसमें बनाया जा रहा है खाद को, उसमें 40% नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी का छिड़काव कर वहाँ पर हमेशा 40% नमी जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमेशा जल का जो छिड़काव हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना होगा। फिर क्या है, इस प्रकार लगभग 50 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। और इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो सही है। देखिए, केंचुआ खाद का उपयोग किस तरीके से उपयोग करेंगे, कितना क्षेत्र में किस तरीके से कौन सी मात्रा देनी है। अब देखिए, केंचुआ खाद पूर्णतः जैविक खाद है। इसके उपयोग से फसल की उपज के साथ साथ रोग एवं कीटरोधी क्षमता भी बढ़ती है। मतलब जो केंचुआ खाद जो है वो जैविक खाद है और अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो जो फसल का उपयोग, मतलब फसल जो आएंगे, फसल की जो उपज होगी तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी कि कीटनाशक का जब अगर वो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वैसी शक्ति आ जाती है पौधों के अंदर कि वो रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैव रासायनिक क्षमता में गुणोत्तर विकास होता है। और केंचुआ खाद उपयोग की मात्रा खाद्यान्न फसलों के लिए, अगर खाद्यान्न फसल के लिए केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर भूमि में 3 से 5 टन केंचुआ खाद जो उसका प्रयोग किया जाएगा। सब्जी फसलों में 4 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, अगर सब्जी लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 4 से 6 टन का प्रयोग किया जाएगा। अगर छोटे फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष, एक वृक्ष में कितना लगेगा, 4 से 6 टन, माफ़ कीजिएगा 4 से 5 किलो। एक पेड़ में अगर छोटा फलदार फल लगाया जा रहा है तो उसके एक पेड़ में 4 से 5 किलोग्राम लगाया जाएगा। गमले में अगर इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं गमले में तो 100 से 150 ग्राम
एवं सब्जी पौधशाला के लिए 2 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर गमला में अगर केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गमले में 100 से 150 ग्राम ही केंचुआ खाद लगाया जाएगा। ये एक उपयोग करने की मात्रा है। किस में, सब्जी में किस तरीके से उपयोग करेंगे, अगर सब्जी फसल लगा रहे हैं तो, या खाद्यान्न में या गमलों में किस तरीके से, या सब्जी की अगर पौधशाला है तो उसमें कितना मात्रा लगेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग केंचुआ खाद के लाभ को जानेंगे। केंचुआ खाद के उपयोग से यह भूमि की उर्वरता, वायु संरचना और जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में केंचुओं की सक्रियता के लिए, मिट्टी में केंचुओं की सक्रियता के कारण पौधों की जड़ों के लिए उचित वातावरण बना रहता है, जिससे पौधों का सही विकास हो पाता है। अगर मिट्टी में अगर केंचुओं की सक्रियता अगर बनी रहती है तो मतलब जो पौधे के जो जड़ होते हैं वहाँ का वातावरण सही रहता है, मतलब वहाँ पर अन्य जो पोषक तत्व हैं उसका भी विकास होते रहता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो ये माफ कीजिएगा, जो बहुत सारे ऐसे जीव बैक्टीरिया होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है तो वो हमेशा एक्टिव रहते हैं जड़ के पास, तो पौधे का विकास होते रहता है। थोड़ा यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से आसान किया है। देखिए, भूमि उर्वरता में वृद्धि, पौधे का सही विकास, खरपतवार की कमी, ये सभी केंचुआ खाद के लाभ हैं। पौधों की का सही विकास होता है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है और खरपतवार में भी कमी आ जाती है। देखिए कैसे, केंचुआ खाद का उपयोग भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाने में सहायक होता है। फिर भूमि का जो तापक्रम है, वहाँ का टेम्परेचर है, उसको भी मेंटेन करता है केंचुआ खाद। इसके उपयोग से भूमि में खरपतवार कम उगते हैं। अगर इसका प्रयोग खरपतवार भी कम उगता है, और खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है किसी भी फसल के लिए, क्योंकि वो ये करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं अन्य फसलों से। तो जो नमी मुख्य फसल के लिए जानी चाहिए वो खरपतवार ले लेते हैं। इसीलिए हमेशा खरपतवार का भी मतलब हटाना चाहिए, हटाते रहना चाहिए उसको ये फसल के पास से। तो इससे ये भी लाभ होता है केंचुआ खाद से कि वो हमेशा हटते रहते हैं। देखिए, क्लास बहुत बड़ा हो गया है तो मैं कोशिश करूँगी कि गोबर खाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँ। देखिए, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत में कमी आती है, और चूँकि जब केंचुआ खाद का प्रयोग किया जाता है तो रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है, और इससे उत्पादन लागत में, माफ़ कीजिएगा, जो किसान का अगर जो लागत आ रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक महंगा पड़ता है केंचुआ खाद की अपेक्षा, या फिर केंचुआ खाद किसान अपने घर के आसपास भी बना सकते हैं, अपने खेतों में भी बना सकते हैं, तो ये खुद भी वो उसको बना सकते हैं तो जैविक खाद को। लेकिन रासायनिक खाद उर्वरक या खाद के लिए उनको डिपेंड रहना पड़ता है मार्केट पे। अगर उनके पास पैसे हैं तो रासायनिक खाद को खरीदने में वो खर्च होते हैं, तो इसमें उत्पादन लागत में भी कमी आती है अगर जैविक खेती की जा रही है, केंचुआ खाद का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज की क्लास में आपने जाना थोड़ा, देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी है। कल की क्लास में हम लोग एक छोटा, तुरंत ही मैं कोशिश करूँगी एक और नेक्स्ट वीडियो देने की, उसमें मैं गोबर खाद के महत्व के बारे में मैं आपको बताऊँगी, किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। फिर हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।